बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक एंड पोलर कर्व्स। ठीक है। और जो आपका लास्ट लेक्चर आप लोगों ने जो कर लिया है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो मैंने आपको बताया है पोलर कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन का है। और लास्ट जो हमने रिडक्शन फार्मूला किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, वो आप अपना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो किया हुआ भी सॉल्व है तो उसको भी आप दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक पोलर कर्व्स आपने शुरू में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यानी ओरिजिन ले लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन पर, ये प्लेन है, प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे एक्स और ये वाई ले लिया। ठीक है, ये आपका एक्स वाई हो गया। ये ऑर्डर पेयर्स कहलाते हैं, एक्स वाई को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर्स। अब यहाँ पे कोई कार्टेशियन को हम जब इसका रिलेशन बनाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के साथ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स ओवर आर। ठीक है, एक्स ओवर आर, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा, तो उससे आपके पास एक्स क्या बन जाता है, आर कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा किसके बराबर होता है, वाई ओवर आर, तो वाई क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स वाई जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या बन जाता है, एफ ऑफ आर थीटा। ठीक है, यानी फंक्शन क्या हो बन जाता है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा पे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे थीटा हमने ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर आपका ये जो एक्स एक्सिस है वो इनिशियल लाइन बन जाता है, और आर आपका भी हो जाता है, लाइन बन जाएगी यहाँ पर, रेडियस, आर इज अ रेडियस। ठीक है, तो अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन जाएंगे, यानी आपके पास थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को और आर रिप्रेजेंट करता है लेंथ फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, तो जब हम न्यू आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम लाते हैं तो सपोज कर लें कि जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ कर दिया है, ये ओरिजिन जो होगा वो पोल होगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशनल जो आप लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 90 30 90, तो पाई बाई 2 लिखेंगे, फिर ये पाई है 180, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू, और ये 2 पाई। तो ये वाली लाइन इनिशियल लाइन कहलाती है। अब हम इसको जो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे पी ऑफ आर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कार्टेशियन में हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी ऑफ आर थीटा। अब सपोज कर लिया कि हमारे पास आर टू कॉस थीटा है। ठीक है, 2 कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा थीटा की वैल्यू टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री अप टू 360 डिग्री। तो आर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने से आर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें और आर की ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। जस्ट आपको टेबलर फॉर्म में बता दिया कि थीटा और आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, आपके पास आ जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक क्लास टाइम भी हमने करवा चुकी हूँ कि जो भी फंक्शन आपका हो, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स होता है।
अगर y और x भी आपके पास इन टर्म ऑफ अनदर पैरामीटर पर मौजूद हो, अनदर वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती है। जैसे सपोज दैट अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व C इन xy plane in such a way that its x and y axis as a function of time, यानी t को यहाँ पैरामीटर टाइम कह दिया है कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, दोनों क्या बन गए पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपके पास या मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है कि एक ये कर्व है, ये कर्व ट्रिजेक्ट्री कहलाता है ना, ठीक है। अगर ये इस तरीके से कोई एक्स वाई प्लेन पे कर्व शो कर रहा है, सी कर्व, यानी किसी भी पॉइंट पर, तो एक्स वाई कोई पॉइंट है और इससे आपके पास एक कर्व बनता है, वो ट्रिजेक्ट्री कहला रहा है, ठीक है, इस शेप में। तो वी कॉल दिस द पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन कहा है। पैरामीट्रिक मोशन ऑफ पार्टिकल एंड सी रेफर एज ट्रिजेक्ट्री और ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, यानी ट्रिजेक्ट्री कर्व द वेरिएबल टी कॉल्ड पैरामीटर फॉर दिस इक्वेशन। अब ये ट्रिजेक्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी एग्जाम्पल के साथ। अब सपोज कर लें कि आपके पास ये एग्जाम्पल 1 है, स्केच x इज इक्वल टू टी माइनस 3 साइन टी है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉस टी है, और इसका इंटरवल दिया हुआ है या लिमिट ऑफ द टी दिया हुआ है 0 टू 10 तक, ठीक है। अब हम टेबल बना लेंगे और टेबल से इस एक्स वाई, क्योंकि हमें स्केच करना है ना, तो t की वैल्यू तो हमें पता है, इस जो पैरामीट्रिक इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे तो x y की वैल्यूज आ जाएगी, और उसके थ्रू आप ग्राफ ड्रॉ कर लें तो एक ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी। जैसे 0 t की वैल्यू 10 तक है, ठीक है। जब हम t की वैल्यू x की इक्वेशन में पुट करते हैं t 0 तो 0.0 आ रहा है, y की जगह 0 पुट करते हैं 4 माइनस 3 कॉस 0 तो 1 होता है, तो 1.0 आ रहा है, तो वो डेसिमल में आपने इसको आंसर 1 आएगा, तो लेकिन हम इसको डेसिमल में शो कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ आप इसी तरीके से बनाते हैं। तो रफली मैंने इस ग्राफ को ऐसे बना लिया है, आप भी इसको ग्राफ पेपर में बना लीजिएगा। सपोज कर लें 2 4 एक्स एक्सिस के ये पॉइंट हैं, क्योंकि 10 तक है हमारा टी 10 तक है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी 10 है। तो यहाँ पर देखिए 0 पे 0 और 1 दे रहा है, तो कोई भी पॉइंट क्या होगा, 0 पे 1 दे रहा है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है। इधर 0 पे सिर्फ 1 दे रहा है, इसी तरीके से बाकी पॉइंट भी आप देखते हैं, क्योंकि मैंने रफ जस्ट बनाया है। 1 पे -1.5 2.4 दे रहा है, तो -1.5 यहीं पर कहीं आएगा, 1.5 इधर आ रहा है, और 2.4 इधर ही आ रहा होगा। तो ये आप इस तरीके से पॉइंट पॉइंट बनते बनते ये आपके पास एक ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने रफ ग्राफ ड्रॉ किया है, लेकिन आप अपना इसको करके चेक कीजिएगा। और t10 तक लेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है ना, वो यहाँ ये ओरिएंटेशन कहलाता है ना। ओरिएंटेशन क्या होती है, जो ट्रेजेक्ट्री की डायरेक्शन को शो करती है। एरो हमें नहीं पता, आपने तो एरो बनाया है ना, तो ये पॉइंट इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है या डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है, तो ये आपको ओरिएंटेशन बताता है, पॉइंट्स बताते हैं कि वो पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है। यानी 0 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्केचिंग का एक प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके पास है कि फाइंड द ग्राफ x इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, और इसकी रेंज दी हुई है 10 से 2 पाई तक, ठीक है। अब यहाँ एलिमिनेटिंग टी, अब आपको ये ग्राफ में शो करना है ना, तो y और ये आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि x cos t और y sin t, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो सर्किल की इक्वेशन बनती है जिसका रेडियस 1 होता है। तो हम जस्ट फिर इसको ना क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग t या ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग, तो आपके पास एक्स स्क्वायर कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेटिंग टी का मतलब यही होता है कि टी खत्म हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसी को आप ग्राफ में शो करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो इसका रेडियस है ये आर स्क्वायर होता है फार्मूला, तो ये 1 हो जाएगा। अब सॉल्व एज एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व जैसे एग्जाम्पल 1 में ये जो बनाया है ना टेबल,
टी एक्स वाई, इसी तरीके से इसका भी टी एक्स वाई बना लीजिएगा। टी एक्स वाई 10 से लेके 2 पाई तक, तो आप पाई की कोई भी वैल्यू रख लें, तो उस पर आपने इसको ग्राफ शो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर टी एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियल लाइन। ये रेडियल लाइन ही कहलाती है। ओरिजिन टू पॉइंट कोऑर्डिनेट तक जो होती है वो आपके पास रेडियल लाइन कहलाती है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, टू द पॉइंट एक्स वाई कॉस साइन ऑन यूनिट सर्किल, ठीक है। यूनिट सर्किल यानी इसका रेडियस 1 है। ये सिर्फ जस्ट आपको पॉइंट बताया है, ये कोई क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात आ जाती है, तो ओरिएंटेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। अब सिंपल कर्व तो आपको बताता है सेट ऑफ पॉइंट, जो सिंपल कर्व होगा वो सेट ऑफ पॉइंट से बनता है, और पैरामीट्रिक कर्व कर्व विद ओरिएंटेशन, यानी पैरामीट्रिक कर्व आपको यही बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन से इंक्रीज कर रहा है पैरामीटर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर आपके पास है कि सपोज कर लिया कि x और y, आपके पास x दिया हुआ है 2t माइनस 3, y इज इक्वल टू 60 माइनस 7। बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑन द ग्राफ। अब इसको बाय एलिमिनेटिंग मेथड भी कह, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें कहा कि आप बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, एलिमिनेट करें पहले पैरामीटर को, फिर उसके बाद ग्राफ शो करें। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर हम लगाएंगे, तो यहाँ से टी एलिमिनेट करेंगे तो एक्स प्लस 3/2 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 2 को करेंगे तो 3 4 बन जाएगा। तो इसको इन दोनों का देखें, टी एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो आपके पास एक ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ कहा है ना कि इंडिकेट द ओरिएंटेशन ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ को इंडिकेट करें ना कि किस तरीके से हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। लाइन ड्रॉ ग्राफ कर दिया, रफली इसको किया है। अब यहाँ पर मैंने फर्दर इसको ओरिएंटेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, तो टू फाइंड द ओरिएंटेशन वी मस्ट लुक टू द ओरिजिनल इक्वेशन। के ओरिएंटेशन में हम करते क्या है, सबसे पहले ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन होती है उसको देखना होता है। द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग टी कैन बी प्रोड्यूस बाय ऑब्जर्विंग द एक्स इंक्रीज। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ टी की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है तो एक्स भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि द एक्स इंक्रीजिंग एज टी इंक्रीज, वाई इंक्रीज एज टी इंक्रीज, ठीक है। या ये है या ये, दोनों का मतलब एक ही है। Not all parametric equation produce curve with definite orientation. जरूरी नहीं है कि हर पैरामीट्रिक इक्वेशन आप जो प्रोड्यूस कर्व करेगा विद डेफिनेट ओरिएंटेशन। क्योंकि सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है कि सपोज ये एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम जब मूव करता है तो लेफ्ट राइट मूव करता है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी डिफरेंट हो जाती है ना। तो वो तो पैरामीटर जो इसके, ये डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं होता, मूविंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। जबकि ओरिएंटेशन में क्या है कि अगर आप एक्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे टी को इंक्रीज करेंगे तो एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, टी को डिक्रीज करेंगे तो सॉरी टी को इंक्रीज करेंगे तो वाई इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है ओरिएंटेशन का। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक्सप्रेसिंग और ऑर्डिनरी फंक्शन पैरामीट्रिकली। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने y की जगह अगर x की जगह t पुट करते हैं तो पैरामीटर बना दें, तो x की जगह t पुट करते हैं तो y एफ ऑफ t हो जाता है। तो इसी तरह की सपोज एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे एक्सप्रेसिंग ऑर्डिनरी फंक्शन पैरामीट्रिकली का मतलब क्या है कि सिंपल कोई फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, अब इसमें हम इसको पैरामीट्रिकली बनाएं तो x की जगह हमारे पास कोई न्यू वेरिएबल होगा तो उसको लिख दीजिए, पुट कर दें, तो पुट x इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ ऑफ टी बन गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू कॉस टी है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू कॉस टी, हम ये इस तरह लिख सकते हैं ना, सपोज कर लिया। और कॉस टी के अगर ग्राफ देखें तो -2 पाई से 2 पाई तक बनता है,
ये आप इंटर की बुक में भी चेक कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। साइन टी का ग्राफ बनाए, कॉस टी का ग्राफ बनाए, तो ये ग्राफ की वैल्यू भी बताई हुई होती है। -2π से 2π तक की डायरेक्शन में बनेगा, और इसकी डायरेक्शन देखें, बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है इससे। अच्छा, ये जस्ट ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट था, ये इतना उसको जिनमें प्रॉब्लम मैंने बता दिया, ग्राफ को जैसा आप समझ लें, अदरवाइज आप इसके जो प्रॉब्लम्स है उसको जरूर देख लीजिएगा। टेंजेंट लाइन टू द पैरामेट्रिक कर्व कैसे होता है? अब यहाँ पर देखें कि ये एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एक प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर एक कर्व है, और ये हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिया, और एक वर्टिकल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो करते कैसे हैं इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखिएगा, ये गलती से एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखिएगा, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी लिखिएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, स्लोप का ये है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि जब पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो इसका फार्मूला बन जाता है डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी, यानी डी टी पैरामीटर को अगर खत्म कर दें तो कार्टेशियन फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है। इसकी कंडीशन क्या है कि डी एक्स ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज x एंड y दिया हुआ है, x cos t और y sin t दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से लेकर 2π तक, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2π। फाइंड स्लोप एट t इज इक्वल टू π/6, ठीक है, π/6 पर इसका स्लोप मालूम करें। तो बाय डेफिनेशन स्लोप ये क्या है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या है, dy ओवर dx, dy ओवर dt, dx ओवर dt, ठीक है। अब y क्या है, sin t है, तो d ओवर dt लिखा sin t, और नीचे डिवाइडेड बाय d ओवर dt cos t, साइन का cos, cos का माइनस साइन, और t किस पे हमें स्लोप, ये स्लोप आ जाएगा ना, t π/6 पर हम ये चेक करेंगे तो -√3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपके पास m, स्लोप क्या होता है, m dy ओवर dx m, तो ये आपके पास आंसर आया। अब यहाँ पे एक मेन चीज है, पॉइंट आप जहन में रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या होता है कि dy ओवर dx का क्या किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। वर्टिकल स्लोप में इनका मतलब क्या होता है कि dy ओवर dx जो स्लोप है वो यानी हॉरिजॉन्टल में 0 होगा, और वर्टिकल में इनफाइनाइट होगा या 1/0 होगा, ये आपको याद रखना है। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैरामीट्रिक कर्व का क्या है, अब कंडीशंस, इसकी 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, टेंजेंट लाइन टू द पैरामीट्रिक कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल एट दोज पॉइंट वेयर dy ओवर dt 0, ये कंडीशन याद रखिएगा। क्या चीज है ये, कि कब ये हॉरिजॉन्टल होती है, किस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल होती है, वेयर dy ओवर dt हम इक्वल टू 0 लें, यानी इससे आपके पॉइंट्स निकलते हैं, पॉइंट्स बनेंगे, और dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 सिंस dy ओवर dx इक्वल टू 0 एट सच पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल की कंडीशन है। सिमिलरली इनफाइनाइट स्लोप या मींस वर्टिकल टेंजेंट, सेम वही टेंजेंट का फार्मूला होता है इफ, यहाँ पे भी ये इफ ही है, वेयर यहाँ dy ओवर dt हॉरिजॉन्टल में होता है, और यहाँ dy ओवर dx इज नॉट इक्वल टू 0, dx ओवर dt इक्वल टू 0, dy ओवर dt 0 है, और नॉट इक्वल डी वाई ओवर डी टी है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि जब डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 0 लगाया है, जैसे यहाँ पे देखें इसकी कंडीशन में किस पॉइंट पे डी वाई ओवर डी टी है, तो ये इसका उल्टा होगा, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 0, यहाँ डी एक्स ओवर डी टी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये डी वाई ओवर डी टी लगाइएगा, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, डी वाई ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इफ
dx ओवर dt 0 हो और dy ओवर dt 0 हो तो इसको हम इंडिटर्मिनेंट फ्रॉम वी कॉल सच पॉइंट सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। अगर दोनों जीरो हो जाए स्लोप, यानी स्लोप जीरो आ जाए तो सिंगुलर पॉइंट्स होगा। ठीक है, ये याद से इसको सही करिएगा dy ओवर dt। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, इसका एक पार्ट मैंने किया है, दूसरा पार्ट आप खुद से भी देखिएगा कैसे किया। x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री साइन टी दिया हुआ है, y 4 माइनस थ्री कॉस टी दिया हुआ है, बट क्रैशेज इनटू द वॉल एट t। आपके पास एक मिनट रुक जाए, ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बट क्रैशेस इनटू द वॉल एट t इज इक्वल टू 10 ना। एक पेपर प्लेन बनाया है, ठीक है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ये है एक्स ऑफ वाई, एक्स ट्रेजेक्ट्री कर्व कहलाएगा ना। तो ये दिया हुआ है और कहा है कि ये किस पॉइंट पर वॉल से क्रैशेस करता है ना। तो यहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री आपको, ये जो एक्स वाई की ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, ठीक है, और यहाँ 10 पे ये इस वॉल से क्रैश हो जाता है, ये पेपर प्लेन बनाया है। और कहा है कि एट व्हाट टाइम वाज द एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और एट व्हाट टाइम वाज द एयरप्लेन वर्टिकली। ये दो पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय कंडीशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंडीशन तो आपको पता है, dy ओवर dt इक्वल टू 0, ठीक है, और dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टली की कंडीशन में फिर ऊपर से भी दिखाती हूँ, dy ओवर dt इज इक्वल टू 0, dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0। पहले ये लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास ये 1 और 2 इक्वेशन है, यहाँ से हमने dx ओवर dt निकाला, इसकी ये इक्वेशन 3 बनी, 1 माइनस थ्री कॉस टी। dy ओवर dt निकाला, ठीक है, और dy ओवर dt से पॉइंट्स निकलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3 साइन टी, ठीक है। अब यहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, 0 साइन इनवर्स 0 0 के बराबर आता है, ठीक है। अब 0 की वैल्यू 10 तक आनी चाहिए, तो आप वैल्यू रखेंगे तो पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, आगे भी 4 पाई भी आता है, लेकिन हम जब 3 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, 3 को पाई की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के नियरेस्ट आती है, ठीक है। अगर हम 4 से करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 से बढ़ जाएगी, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई तक की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टली बताया है कि हॉरिजॉन्टली कब होता है कि इस पॉइंट पर, यानी जब dy ओवर dt निकालें तो वो पॉइंट्स देगा, dx ओवर dt 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर हम इसका dy ओवर dx निकालते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपने क्या निकाला, पॉइंट्स निकल गए। अब क्या करेंगे, पॉइंट्स हैं एट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्योंकि क्यों पुट करेंगे 3 में, क्योंकि हमें पता है कि dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -2, ठीक है। t इज इक्वल टू 0, 1 माइनस थ्री कॉस 0, तो 3 कॉस 0 1 के बराबर होते हैं, 1 माइनस थ्री -2, तो dx यानी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरीके से t की पाई वैल्यू रखेंगे, ये भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू, फॉर दिस वैल्यू ऑफ t द एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विच इज कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टली है आपके पास, बाय कंडीशन हमने लगाई तो हॉरिजॉन्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने लिख दिया फॉर दिस वैल्यू, ये जो सारी वैल्यूज हैं ऑफ t की, द एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विच इज कांस्टेंट। वर्टिकली का भी मैंने कर दिया है, इसको भी चेक कर लीजिएगा, वर्टिकली एंड कांस्टेंट। अब आ जाते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 6 पे, जो कि आपने किया हुआ है, सही है। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल सेमी क्यूबिकल पैराबोला लिया है,
x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब एट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है। जब सेमी क्यूबिकल का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो ग्राफ आपने जो ये कर्व है ये शो कर रहा है y माइनस एक्स माइनस 3/2 और ये कर रहा है x की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि हेयर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब बाय एलिमिनेटिंग t। तो आपके पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया, ठीक है। पुटिंग t दिस इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि सेमी क्यूबिकल फार्मूले में अब आप ये जो प्लस माइनस में x की पावर 3/2 आ रही है ना, 3/2 अगर आप देखें तो 3/2 आ जाएगी। तो अब x आपके पास, अब इसके पॉइंट t स्क्वायर है ना, मैंने कहा है कि dx ओवर dt आपको क्या बताएगा, पॉइंट्स निकालेंगे। अगर मैं इसको लिखूं dx ओवर dt तो 2t आ रहा है और dy ओवर dt 3t स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये 2t क्या चीज है, t की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो जो आपके जो कर्व है ना वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। तो t क्या बन गया 0। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में t 0 पुट करूं तो 0 0 आ जाएगा ना, dx ओवर dt 0, dy ओवर dt 0, ठीक है, 0 हो गया। अब ये हम क्या करते हैं, जबकि कर्व आपका क्या है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो 0 पे आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के dx ओवर dt और dy ओवर dt इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या है, dy ओवर dx, dy ओवर dt, dx ओवर dt 0/0। तो ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। आंसर 0 आ गया, सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो ये तीनों कंडीशंस के प्रॉब्लम किए हैं। एक आपके पास था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सिंगुलर, ये तीनों के एग्जाम्पल है। इसको गौर से इसको करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy ओवर dx एंड d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर एट 1 1 एंड 1 माइनस 1। तो ये तो सबसे आसान है, वही जो ये आपको दिया हुआ भी है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब, ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। अब हम सिंपल क्या है, फाइंड dy ओवर dx, डी सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है इस पर, और एलिमिनेटिंग के बगैर। जब एलिमिनेट करना होता है तो हम कोई भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना एलिमिनेट करने के बाद, या हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, dy ओवर dt निकालेंगे, dx ओवर dt निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, 3t ओवर 2 आ गया। सेकंड हम क्या है डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट में डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को हम वाई प्राइम भी कह सकते हैं, और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स। अब डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स था, डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स का फॉर्मूला भी वही बन जाएगा, डी वाई प्राइम ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो वाई प्राइम क्या बना, जो डी वाई ओवर डी एक्स था, जो पहली इक्वेशन से निकाला, उसको हम वाई प्राइम भी कहते हैं। अब फर्दर हम सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं, डी वाई प्राइम ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी और वाई प्राइम का आंसर क्या है, 3t बाई 3/2 टी आ गया, और ये 2t आ गया, ठीक है। अच्छा, ये t इसके साथ है ऊपर, 3/t इसको बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट dt ओवर dt 1 आ जाएगा, 2t का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2t, सॉरी 2t तो आपने निकाला था, इसका dx ओवर dt का आंसर क्या आएगा, 2t, 2t लिख दिया। तो आपके पास ये आंसर आ गया 3/4t आ गया, ठीक है। तो डी बाई ओवर डी एक्स का आंसर क्या आ गया, 3t/2 और 3/4t। अब इसको एट पॉइंट 1 1 पे हमें वैल्यूज निकाल देनी है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव पे निकालें और सेकंड डेरिवेटिव पे निकाल दें। तो जब फर्स्ट पे आपके पास इक्वेशन ये है, ठीक है, y ओवर x, इसको हमने इस तरह लिख दिया, t इफ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई की दी हुई है,
ठीक है। अगर हम इस तरह लिखें, t को एलिमिनेट करें तो x आपके पास 1 y1 आ जाएगा, ठीक है, और t इज इक्वल टू 1। ये x y था ना, y ओवर x इज इक्वल टू टी क्यूब ओवर टी स्क्वायर, इसको काटा t आ गया। अब y और x की वैल्यू दी हुई है 1 1, तो 1 1 इज इक्वल टू t, t की वैल्यू 1 आ गई, तो dy ओवर dx आपने अब फिर इस पॉइंट पे निकाला 1 1 पे y ओवर x, तो t -1 है, तो t की वैल्यू हमारे पास 1 और -1 आ गई। अब बात समझ में आ गई। ये जो पॉइंट है, ये देखें, ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना, एट एक्स वाई की और एक्स वाई की ये वैल्यू पॉइंट, ठीक है। अब इस फर्स्ट टाइम हम एक्स वाई की ये वैल्यू रखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा ये, ठीक है, 3/2/t था। अब t की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या आंसर आ रहा है, 3/2 आ रहा है। -1 रखें तो -3/2 आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब सेकंड वाली जो है, सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास t1 रखेंगे और t-1 रखेंगे। 1 रखने पे 3/4, माइनस रखने से -3/4, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्क लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व, आर्क लेंथ। तो सपोज आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, और रेंज दी हुई है ए टू बी। किसी भी ट्रिजेक्टरी कर्व का दिया हुआ है रेंज ए टू बी और डायरेक्शन आपके पास ऐसे है। तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या बन जाएगा, आर्क लेंथ के इंटीग्रल ऑफ ए टू बी रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर डी टी। सिंपल, इसका फार्मूला पता है। अब आप इसको आराम से, एक एग्जाम्पल है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, फाइंड द आर्क लेंथ 0 to 2π। तो ये तो सबसे आसान है कि ये सर्किल की इक्वेशन फिर से बन जाएगी इक्वेशन, और ए आपका रेडियल पे जो लाइन है वो ए स्क्वायर है रेडियस। तो 0 to 2π हम इंटीग्रेट करेंगे, -a साइन टी का होल स्क्वायर, ए कॉस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव करके किया है, ये याद रखिएगा। ये डेरिवेटिव का dx ओवर dt मैंने डायरेक्ट लिखा है कि कॉस का माइनस साइन, तो ए माइनस साइन टी और होल स्क्वायर फार्मूले का प्लस, और ये साइन का कॉस टी, तो ए कॉस टी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डी टी, रूट ऑफ ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये 1 के बराबर होता है। ए स्क्वायर रह गया, रूट खत्म कर देंगे, ए कांस्टेंट बाहर निकाल दें, 0 to 2π dt, टी आ गया, 0 to 2π लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2π a आर्क लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। आपके पास ये एक सिंपल सा शो करना है, गिवन पैरामेट्रिकली है इक्वेशन। आपके पास है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x0 y0 एंड x1 y1 कैन बी रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली एज x इज इक्वल टू x0 प्लस ब्रैकेट में x1 माइनस x0 ब्रैकेट क्लोज t माइनस t नॉट डिवाइड बाई t1 माइनस t नॉट। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 भी इसी तरीके से है और इसका इंटरवल दिया हुआ है t नॉट से लेके t1। तो लाइन सेगमेंट जो है हमारे पास दो पॉइंट x0 x y0 और x1 y1, ठीक है। अब एलिमिनेटिंग पैरामीटर t फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस 1 2 इक्वेशन को हम इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। देखें, ये था। अब ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में ले जाएंगे और ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। सिमिलरली y में भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म को डिवाइड में ले जाएंगे, 4 बन जाएगी। 3 4 को इक्वेट कर लें क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेट करने पर आपके पास ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट y1 माइनस वाई नॉट। अब हम इसको इस तरीके से क्रॉस में भी लिख सकते हैं कि ये y माइनस वाई नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले जाए, x माइनस एक्स नॉट और y1 माइनस वाई नॉट x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये 2 पॉइंट की जो जो है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंट पैरामीट्रिकली। तो ये प्रूव हो गया लाइन की इक्वेशन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द पैरामीट्रिक कर्व x is equal to t by 2 and y is equal to t square plus 1 at t minus 1 and t is equal to 1 without eliminating the parameter। m मालूम करना है। तो हम कैसे करते हैं कि स्लोप फार्मूला हमारे पास पता है कि dy ओवर dx, dy ओवर dt, dx ओवर dt। ठीक है, x हमें दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, इसका dx ओवर dt निकाला, dy ओवर dt निकाला, फार्मूले में पुट किया। ठीक है, 4t आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, t की वैल्यू -1 और 1। तो जब हम यहाँ पर t की वैल्यू -1 करते हैं तो +-4, तो स्लोप की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड dy ओवर dx एंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर एट द गिवन पॉइंट विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ये सारे सवालात मैंने ऊपर भी कर लिए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा, ये सॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, सॉल्व किया हुआ, इस पर कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कोई सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना होगा खुद ही। यहाँ आ जाते हैं, इसके कुछ पार्ट्स दे दिए हैं 3, 4, 5, इसको भी कर लीजिएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इज इक्वल टू e की पावर t, y इज इक्वल टू e की पावर -t एट t इज इक्वल टू 1 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करना है, एक्स वाई और दिया हुआ है और टी इस पर। सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे स्लोप का, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डी वाई डी एक्स, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया -e की पावर -2t। अब t इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, स्लोप की, स्लोप आ जाता है ना m, स्लोप जहाँ लिखा है वो m है -e की पावर -2। अब टी किस पॉइंट पे आया था, t1 पर स्लोप ये आया है। तो इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, जो भी जिस पॉइंट पैरामीट्रिक पे वैल्यू पर स्लोप आ रहा है उसी टी पॉइंट पर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन जैसे ये है e की पावर t की वैल्यू 1 रखेंगे तो x का क्या पॉइंट आ जाएगा, e आ जाएगा। इसी तरह के t की 1 वैल्यू y पे रखेंगे तो e की पावर -t थी तो -1 आ गया। तो पॉइंट आपके बन जाएंगे यही। ठीक है, e की पावर t और e -t। अब क्या हो गया, y m, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन है। फार्मूला m इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें पॉइंट्स की स्लोप की, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इन टर्म ऑफ t में ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट भी ऐसे ही है सेम, इसको देख लीजिएगा, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, लिख दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इन द पार्ट ए बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। वहां विदाउट एलिमिनेटिंग था, यहाँ एलिमिनेटिंग के थ्रू किया है। इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये कर दिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ टी एट विच द पैरामीट्रिक कर्व लाइज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन एंड अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन। तो x इज इक्वल टू 2 sin t दिया हुआ है, y इज इक्वल टू cos t दिया हुआ है, इंटरवल 0 to 2 पाई है। तो t बताना है ना। तो हॉरिजॉन्टली टेंजेंट लाइन आपको बता दिया कि बाय डेफिनेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है, और डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर है, इसके है। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 0 होगा, तो वो पॉइंट देगा, और डी एक्स ओवर डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास 0 to 2 पाई तक है, तो 0 टू लेके 2 पाई, पाई और 2 पाई आएगा, रेंज जो है ना टी की ये हो जाएगी। तो डी वाई ओवर डी टी निकाला तो क्या आया, साइन टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और इसकी वैल्यू आ गई, पॉइंट्स आ गए। ठीक है, डी एक्स ओवर डी इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो डी ओवर डी टी 2 साइन टी 2 कॉस टी
तो आप जब भी अगर 0 पुट करेंगे t की जगह तो 2 आंसर आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये तमाम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकली टेंजेंट भी मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी है, ये पार्ट 2 भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट द कर्व x t square और y t cube minus 4t दिया हुआ है intersect itself at the point 40, find equation for the two tangent lines to the curve at the point of intersection। ये भी आपके पास सेम है, ये एक्स वाई के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक्स आपकी एक इक्वेशन है, टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t। अब आपने क्या किया है कि इस इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट की और वाई की वैल्यू पुट की, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा 40 पे। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको नहीं लेंगे, टी और टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से टी प्लस माइनस 2 निकली और ये भी प्लस माइनस 2 निकली है। अब आप डी वाई ओवर डी एक्स टी की इज इक्वल टू 2 प्लस में भी ले लें माइनस में भी ले लें, तो आप क्या करेंगे डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी। इसका टी अभी नहीं निकाला, पहले इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, तो क्या आंसर आया 3t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2t आया। अब आप इसके पुट कर दें t इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करने पे आंसर क्या आया 2 आया, यानी कि स्लोप है ना m m। अब माइनस 2 भी पुट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकलेगी। फिर अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालना तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ना 40 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है और m आपके पास प्लस माइनस 2 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन m फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 4। ये वाला आंसर लिखें, ये लिखें, लेकिन ये भी आपके पास 2 आंसर आएगा प्लस माइनस में, तो बेहतर है कि ये आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है फाइंड द एग्जैक्ट आर्क लेंथ ऑफ द कर्व ओवर द स्टेटेड इंटरवल x इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/3 टी क्यूब 0 to 1। आर्क लेंथ का फार्मूला आपको बता दिया, उसमें a की जो लिमिट है वो 0 है, b की है 1 है, और रूट ऑफ डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर डी टी करेंगे। सेम ये प्रीवियस अभी एग्जाम्पल में समझा दिया कैसे करना है, तो ये आप देख लीजिएगा, और फिर इसमें आखिर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आपके पास ये आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 5 रूट ऑफ 5 माइनस 8। ठीक है, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टॉपिक है एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। एक ये है आपके पास एक्स एक्सिस पे एक कर्व दिया हुआ है और इसमें एक कर्व जनरेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस पर एक ये कर्व जनरेट कर रहा है। और इसका फार्मूला बन जाता है एरिया ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b 2 पाई y। अगर कर्व रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस कर रहा है तो हम 2 पाई y से मल्टीप्लाई कर देंगे आर्क लेंथ को। ठीक है, आर्क लेंथ का फार्मूला था ना, उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 पाई y से। और अगर एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग कर्व अबाउट y एक्सिस है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई x। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग x इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3t 0 to 2 इसके इंटरवल दी हुई है अबाउट द x एक्सिस। जब x एक्सिस है तो हम 2 पाई y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम आर्क लेंथ का जैसे हम dx ओवर dt का होल स्क्वायर निकालते हैं वो निकालेंगे, और 2 पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3t। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 49 पाई। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 49 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये एटलीस्ट ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे देख के पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास होगी। सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और वैसे भी मुझे
पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अब 1 तारीख से खुलने वाली है, तो फ़िलहाल जितना पढ़ाया है उसको कर लीजिएगा और फिर इंशाअल्लाह देखते हैं कब क्लास होगी। सब दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।